वेलकम टू रिसर्च डिजिटल एकेडमी। रिसर्च डिजिटल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रिसर्च डिजिटल एकेडमी की तरफ से एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सब्जेक्ट की बहुत ही शानदार सीरीज चलाई जा रही है ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकें। इसलिए हम आज पहुंच चुके हैं जीएस के इस 8वें प्रैक्टिस सेट पे। तो आइए इस जीएस के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, संयुक्त राष्ट्र के विकास की घोषणा पत्र में एकजुटता शब्द का उल्लेख किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के किस घोषणा पत्र में एकजुटता शब्द का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त राष्ट्र मास्को घोषणा, बाल अधिकार घोषणा पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी घोषणा और अधिकारों की घोषणा का संयुक्त राष्ट्र चार्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? राइट होगा। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के किस घोषणा पत्र में एकजुटता शब्द का उल्लेख किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी घोषणा में एकजुटता शब्द का उल्लेख किया गया है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। के बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि एकजुटता दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 दिसंबर को। इसका उद्देश्य यानी कि अगर पूछा जाए कि बताइए कि एकजुटता दिवस अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य बताएंगे। इसका उद्देश्य विशेष रूप से वैश्विक क्षेत्र में एकजुटता के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर इसकी स्थापना पूछ लिया जाए कि बताइए कि एकजुटता दिवस जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2002 को विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की। यानी कि कितना क्वेश्चन बना? एक यहाँ से, दूसरा यहाँ से और तीसरा यहाँ से, और एक क्वेश्चन पूछा। यानी कि एक प्रश्न में 4 क्वेश्चन छिपा था। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्या था? पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि संयुक्त राष्ट्र के किस घोषणा पत्र में एकजुटता शब्द का उल्लेख किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी घोषणा में किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न क्या बना? अगला प्रश्न हम देखेंगे यदि तो अगला प्रश्न हमारा ये बना कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता, यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 दिसंबर को। अगर पूछ लिया जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 20 दिसंबर 2002 को हुई थी। अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य विशेष रूप से वैश्विक क्षेत्र में एकजुटता के महत्व, सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाना है। सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा ये है, अगला प्रश्न ये है, पहली ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में किया गया था। यानी कि पहली ओलंपिक जो कांग्रेस का आयोजन है वो कब हुआ था? 1894 में। लेकिन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? इसका भी करेक्ट होगा। कहाँ हुआ था? पेरिस में। कहाँ हुआ था? पेरिस में। अब जानते हैं कि ये थोड़ा ओलंपिक के बारे में जान लेते हैं कि कब, कहाँ और क्या हुआ था। तो देखते हैं। अगर हम बात करते हैं तो होगा ये ओलंपिक कांग्रेस और उनके यानी ओलंपिक कांग्रेस और उनके विषयों की सूची। अगर बात करें 1894 से लेकर, इसमें डाटा दिया गया है 2009 तक। कब तक क्या दिया गया है? 2009 तक। अगर 1894 में बात करें तो पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस में। इसका विषय क्या था? ओलंपिक खेलों का पुनरुद्धार। अगर बात करें 1897 में, 1897 में कहाँ हुआ था? ले हावरे। और विषय क्या था? खेल स्वच्छता और शिक्षा शास्त्र। खेल स्वच्छता और शिक्षा शास्त्र, ये 97 का विषय था। उसके बाद आते हैं हम 1905। 1905 में ये कहाँ हुआ था? कौन सा शहर था? ब्रुसेल्स। कौन सा शहर था? ब्रुसेल्स। और इसका विषय था खेल और शारीरिक शिक्षा के
मुद्दे। फिर 1906 में हुआ था ये पेरिस में। कहाँ हुआ था? पेरिस में। ध्यान देंगे 1894 में पेरिस हुआ, फिर 1906 में कहाँ हुआ? पेरिस में। इसका विषय क्या था? ओलंपिक खेलों और रोजमर्रा की जिंदगी में ललित कलाओं को शामिल करना। फिर 1913 में हुआ था लुसाने में। इसका विषय क्या था? खेल का मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान। फिर 1914 में हुआ था पेरिस में, यानी कि 1894 में पेरिस, 1906 में पेरिस और 1914 में पेरिस। इसका विषय था ओलंपिक नियमों का एकीकरण और भागीदारी के लिए शर्तें। फिर बात करते हैं 1921 कहाँ हुआ था? लुसाने में। कहाँ हुआ था? लुसाने। यहाँ देखिए 1913 में लुसाने में हुआ था, फिर 1921 में लुसाने। इसका विषय था ओलंपिक कार्यक्रम में संशोधन और भागीदारी की शर्तें। फिर बात करते हैं 1925, ये कहाँ हुआ था? प्राग में। कहाँ हुआ था? प्राग में। इसका विषय था खेल शिक्षा शास्त्र ओलंपिक नियम। पहला था, उसमें दो विषय थे। पहला था खेल शिक्षा शास्त्र और दूसरा था ओलंपिक नियम। उसके बाद हुआ था 1930, यानी कि कहाँ हुआ था? बर्लिन। कहाँ हुआ था? बर्लिन। इसका विषय था ओलंपिक नियमों में संशोधन। ओलंपिक नियमों में संशोधन। फिर हुआ 1973, यहाँ बहुत बड़ा गैप था, लगभग 40 साल का, 43 साल का। फिर वहां कब हुआ? वर्ना में। कहाँ हुआ? 1973 में। कहाँ हुआ? वर्ना में। और इसका विषय था शांति की विश्व के लिए खेल। शांति की विश्व के लिए खेल। उसके बाद हुआ 1981। कहाँ हुआ? बार्डेन या बैर्डेन? बार्डेन बैर्डेन। इसका विषय था यूनाइटेड बाई एंड फॉर स्पोर्ट, यानी कि खेल के लिए और खेल के द्वारा एकत्रित। फिर 1994 में हुआ पेरिस। फिर कब हुआ? 1994 में फिर पेरिस में हुआ। और इसका विषय था शताब्दी ओलंपिक कांग्रेस, एकत की कांग्रेस, आधुनिक समाज में ओलंपिक आंदोलनों का योगदान। ओलंपिक आंदोलनों का योगदान। फिर हमारा होता है 2009 में। कहाँ होता है? कोपेनहेगन, समाज में ओलंपिक आंदोलन की भूमिका, एथलीट, ओलंपिक खेल, ओलंपिक आंदोलन की संरचना, ओलंपिकवाद और डिजिटल क्रांति। हम बात करते हैं 1894 में शुरू हुआ, 2009 में खत्म हुआ। 1894 में पेरिस में हुआ था, 1857 में ले हावरे, 1905 ब्रुसेल, 1906 पेरिस, 1913 लुसाने, 1914 पेरिस। फिर 1921 में लुसाने, 1925 में प्राग, 1930 में बर्लिन, 1973 में वर्ना, 1981 में बार्डेन बैर्डेन, 1994 में पेरिस, 2009 में कोपेनहेगन। ये थे हमारे ओलंपिक कांग्रेस और उनके विषय। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसने 1266 और 1287 के बीच भारत पर शासन किया? यानी कि 1266 से लेकर 1287 के बीच भारत पर किसने शासन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, शम्स उद्दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन। यानी कि कौन किया था? यानी कि भारत पर 1266 से लेकर 1287 तक गयासुद्दीन बलबन ने शासन किया था। अब आइए जानते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में थोड़ा। गयासुद्दीन बलबन की हम बात करें तो इससे कितने क्वेश्चन बनेंगे? गयासुद्दीन बलबन के लिए पहला क्वेश्चन ये था, उसने 1266 से 1287 तक शासन किया, यानी कि भारत में उसका शासन जो है वो 1266 से 1287 तक रहा। फिर अगला क्वेश्चन क्या? वह चहलगामी चालीसा का सदस्य था। अगर ये कहा जाए कि बताइए बलबन, गयासुद्दीन बलबन किसका सदस्य था? किसका सदस्य था? तो चहलगामी चालीसा का। अब उसके बाद क्या कहा जाए? अगर ये कहा जाए कि बताइए चहलगामी, जो चहलगामी की शक्ति है उसको किसने तोड़ा था? तो उसको किसने तोड़ा था? बलबन ने। फिर अगला था, अगर ये कह दिया जाए कि बताइए उसने एक मजबूत केंद्रीकृत सेना बनाई और सैन्य विभाग, यानी कि दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? दीवाने अर्ज की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी। फिर अगला प्रश्न ये बनेगा, जिल ए इलाही, जिल ए इलाही यानी कि ईश्वर की एक छाया, इस ईश्वर की एक छाया की उपाधि धारण की और लोगों को प्रभावित किया कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि था, यानी कि जिल ए इलाही ये किसने किया था? बलबन ने। फिर देखिए इसमें क्या है, उसने सिजदा और पैबोस के ईरानी समारोहों पर जोर दिया। सिजदा और पैबोस पे क्या किया था? उसने जोर दिया था। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नौरूज के त्योहारों की शुरुआत किसने की थी? उसकी शुरुआत गयासुद्दीन
बलबन ने की थी। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि बताइए लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, तो बलबन ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? बलबन ने। और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि बताइए अमीर खुसरो को संरक्षण किसने दिया था, तो अमीर खुसरो को संरक्षण बलबन ने दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि लौ और रक्त की नीति बलबन ने, अमीर खुसरो को संरक्षण किसने दिया था, बलबन ने दिया था। भारत में उसने कब से कब तक शासन किया था, तो 1267 से 1287 ईस्वी तक। जिले इलाई की बात करें तो वो बलबन था। ठीक है, बलबन से इतना ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने जान लिया। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन ये बचेगा, नवरोज के त्योहार यानी कि नवरोज के त्योहार की शुरुआत किसने की थी, बलबन ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट ही है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्यवहार माला के प्राचीन ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख है। व्यवहार माला के प्राचीन ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ शैली का उल्लेख है, तो मोहिनी अट्टम। किस ग्रंथ शैली का, मोहिनी अट्टम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव द्वारा आयोजित किए जाते हैं, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव होते हैं वो किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य सरकार, या राज्य चुनाव आयोग, या केंद्रीय आयोग। तो पंचायती राज संस्था यानी कि राज्य चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर भारत की अभियान निम्नलिखित में से किस महीने या वर्ष में शुरू किया गया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्नलिखित में से किस महीने या वर्ष में शुरू किया गया था, तो ये हुआ था मई 2020 में, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या है, करेक्ट है। यानी कि मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत होता क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ। तो आत्मनिर्भर भारत के अभियान की हम बात करें तो कोरोना टाइम में, यानी कि जब कोरोना वायरस महामारी के आर्थिक प्रभाव के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। यानी कि अगर बात किया जाए आत्मनिर्भर भारत की, आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुरुआत किया गया था, इसकी शुरुआत की गई। और इसका उद्देश्य ये था कि भारत में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। फिर यह योजना औपचारिक रूप से, यानी कि औपचारिक रूप से ये कब शुरू हुई, 12 मई 2020। 12 मई 2020। इस योजना की अगर पूछ लिया जाए कि इस योजना की घोषणा बताइए कितने चरणों में की गई थी, तो इस योजना की घोषणा 5 चरणों में की गई थी, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पहल को शामिल किया गया था। अब इसमें ये है, इसमें क्वेश्चन ये बन इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, इसमें क्वेश्चन ये बनाया, बताइए आत्मनिर्भरता भारत की शुरुआत, आत्मनिर्भरता की शुरुआत किसने की थी, मतलब आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरुआत किसने किया था, तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बताइए कब शुरू हुआ था, तो ये कोरोना काल में शुरू हुआ था। फिर पूछ लिया जाए कि डेट बताइए, तो ये शुरू हुआ था 12 मई, यानी कि 12 मई 2020 में। फिर उसके बाद ये पूछ लिया जाए कि बताइए कितने चरणों में था ये, तो कितने चरणों में था, इसकी घोषणा कितने चरणों में हुई थी, 5 चरणों में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा ये है कि बताइए उस शास्त्रीय नृतक का नाम बताइए जिसने 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार प्रदान किया था। उस शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसने उस शास्त्रीय नृतक का नाम बताइए जिसने 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार प्रदान किया था। तो डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, शोभना नारायण, रुक्मणी देवी अरुणडेल, विपिन सिंह, यानी कि रुक्मणी देवी अरुणडेल। इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि जिसने उस शास्त्रीय नृतक का नाम बताया जिसने 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार, तो प्राणी मित्र पुरस्कार के बारे में हम बात करें तो प्राणी मित्र पुरस्कार ये होता है, प्राणी मित्र पशु कल्याण के लिए देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। यानी कि बात किया जाए कि प्राणी मित्र
जो है वो किसके कल्याण के लिए है, वो पशु के लिए है। दूसरा क्वेश्चन ये कि बताइए ये सर्वोच्च पुरस्कार है देश के लिए, देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, कब मिला था? 1968 में मिला था। कब मिला था? 1968 में मिला था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये इसमें लास्ट वाला देख लेते हैं। वह भारत यानी कि रुक्मणी रुक्मणी देवी अरुणडेल इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें भारत की संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के सदस्यों के रूप में नामित किया गया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परिवार को दिनों का मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट टिक करिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परिवार को कितने दिन की मजदूरी रोजगार प्रदान किया गया था? तो कितने दिन का? 100 दिन का। कितने दिन का? 100 दिन का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, मंत्रिपरिषद में राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से परसेंट अधिक नहीं होती, यानी कि राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितने परसेंट से अधिक नहीं हो सकती? तो क्या होगा? 15% से अधिक नहीं हो सकती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार ठंडी जलवायु के अंतर्गत पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार ठंडी जलवायु के अंतर्गत पाया जाता है? आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, उच्च भूमि, आर्द्र महाद्वीपीय या टुंड्रा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टुंड्रा। क्या हो जाएगा? टुंड्रा, यानी कि टुंड्रा जलवायु प्रकार ठंडी जलवायु के अंतर्गत पाई जाती है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। देख बन रही है हमारे इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद।